मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर हाई कोर्ट से लगातार स्टे पे स्टे मिल रहे हैं और लगातार लोक सेवा आयोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है और इसी के साथ में बहुत सारे बच्चे भी परेशान हैं उत्तर प्रदेश के। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन आया था एचईओ का, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा था। स्पेशल पोस्ट थी और उसमें एमए करने वालों को अलाउ किया गया था। उसमें भी स्टे हो गया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से स्टे जो हुआ है, जो पिटिशनर हैं जिनको इस प्रॉब्लम थी कि इसमें कुछ गड़बड़ियां थी, उनको समझ में आया और उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया। तो वकील साहब ने पूरा सहयोग किया। आज उस जो एडवर्टीजमेंट था उसमें जो विसंगतियां थी कोर्ट के सामने रखी और उस एचईओ के एग्जाम का जो नोटिफिकेशन था उसको स्टे कर दिया है। तो मैं आज आपको अपने जो है इस एचईओ के एग्जाम के स्टे करने वाले जो वकील साहब थे उनसे भी बात कराऊंगा और जो पिटिशनर है मेन भावना जी से उनसे भी बात कराऊंगा कि आखिर जो इसमें क्लॉज थे कौन कौन सी दिक्कतें थी जिसकी वजह से कोर्ट ने स्टे किया है। पहले तो एकदम शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन या परिचय बता दें कि बच्चे आपका नाम कम से कम याद रखें कि आखिर इतना बड़ा आपने केस लड़ा और इसमें ये जो स्टे हुआ इसके पीछे का क्या क्या कारण था। तो एकदम शॉर्ट में अपना परिचय बताते हुए हम चाहेंगे कि एचईओ की पहले आप जानकारी देंगे कि किस तरह से स्टे। ठीक है, तो एचईओ का जो नोटिफिकेशन आया था, एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा ऐड कर दूं जो आपने बताया नोटिफिकेशन एचईओ का, उसमें पूरा नोटिफिकेशन नहीं स्टे किया है। देयर इज अ क्लॉज इन व्हिच इज क्लॉज नंबर 10। उस नोटिफिकेशन में एक क्लॉज नंबर 10 है जो ये कहता है कि रिजर्व कैंडिडेट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे अगेंस्ट अनरिजर्व सीट ओनली एट द फाइनल स्टेज। वो एक क्लॉज है जो आज के दिन में यूपीपीएससी के हर एक एडवर्टीजमेंट में आता है। उसको कोर्ट ने स्टे किया है। नोटिफिकेशन स्टिल अलाइव। आज के दिन में अगर एग्जाम होता भी है तो वो एग्जाम हो सकता है बट वो क्लॉज नहीं रहेगा। तो आज के दिन में वो नोटिफिकेशन का एक पार्ट स्टेड है। नोटिफिकेशन स्टिल सर्वाइव्स। तो आज के दिन में अगर वो नोटिफिकेशन जो क्लॉज नंबर 10 है उसको विड्रॉ कर लें या उसको अगर आप उसको ना पढ़ें तो नोटिफिकेशन और सारी ठीक मानी जाएगी एज फार एज एचईओ इज कंसर्न। ओके, तो उसका क्लॉज नंबर 10 है जिसका जेनेसिस है आपका मेमोरेंडम ऑफिस मेमोरेंडम व्हिच वाज इशूड बाय यूपीपीएससी इन 2020 जो ये कहता है आई गेस 9 जनवरी 2020 का वो है। वो भी यही चीज कहता है जिसको इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है अपने हर एडवर्टीजमेंट में, हर रिक्रूटमेंट में, इंक्लूडिंग एचईओ का। ओके, तो वो 10 क्लॉज 10 है क्या जिसकी वजह से क्लॉज 10 ये कहता है, उसका लिटरली अगर शब्दावली ये है कि ऑल द रिजर्व कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट अनरिजर्व सीट ओनली एट द फाइनल स्टेज ऑफ सिलेक्शन in case the reserved candidates have not taken any relaxation as far as advertisement is concerned। तो वो एज रिलैक्सेशन हो, फीस रिलैक्सेशन हो, अगर वो नहीं ली है तो ही उन्हें आखिरी स्टेज पे प्री में नहीं कंसिडर किया जाएगा। मेंस का जब फाइनल स्टेज आएगा उसमें जो ओपन सीट्स होती हैं, जो अनरिजर्व सीट्स होती है, क्योंकि जनरल का कोई कोटा नहीं होता, कोई नहीं होता, तो उसको हम जनरल सीट नहीं बोलेंगे, अनरिजर्व सीट्स होंगी जो ओपन टू ऑल हैं, उससे अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा। तो वो हमारा ये कहना है कि नहीं, वो पहले स्टेज पे भी कंसिडर होना चाहिए। ओके, मतलब पहले स्टेज से ही जो है वो कंसीडर होकर के और हर स्टेज पे उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए जी। इसमें दूसरा चीज ये है कि जैसे सर एचईओ का एग्जाम अभी मतलब पहले से ही डिसाइड था, तो इस कंडीशन में अभी जो इसकी आगे की प्रोसीडिंग है उसमें बच्चे क्या समझें कि एग्जाम लोक सेवा करा पाएगा, इसमें स्टे करेगा, रुकेगा या बढ़ाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही है आज के दिन में पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की बात करें तो एग्जाम स्टेट नहीं है। एग्जाम हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब तक वो क्लॉज स्टेट है, ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज प्लीज्ड टू इंटरफेयर एंड स्टे दैट क्लॉज, तब तक उस क्लॉज के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। बट नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक है। नोटिफिकेशन में कोई मतलब एग्जाम करा सकते हैं, एग्जाम करा सकते हैं, रिजल्ट ओपन करेंगे तो ये क्लॉज को कंसीडर करेंगे। तो अगर वो स्टे रहा, हालांकि अभी आई गेस एग्जाम तो बहुत बाद में होना है, बहुत बाद है, तब तक तो वी आर होपिंग कि कुछ न कुछ डिसीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट का आ जाएगा। बट जो एग्जाम है उस पर कोई स्टे नहीं है। वो एग्जाम हो सकता है, लेकिन वो उस एग्जाम में अगर रिजल्ट आया तो इस क्लॉज के अंडर नहीं आ सकता टिल ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टे। मतलब इस एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम हो सकता है, लोक सेवा करा भी सकता है। बिल्कुल। इधर फाइनली स्टेज में जैसे 10 जुलाई को आपने बताया कि 10 जुलाई को लगा हुआ है, 10 जुलाई को बहस में जो आयोग है वो अपना जवाब लेकर के आएंगे और वो फाइल करेंगे और डिसाइड आपने करवाया है, उसमें भी आपको जीत हासिल हुई है।
तो पहले तो उस केस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं Thank आपको you so कि आप much. बच्चों के इस हित में मतलब इतने संजीदगी से लड़ते हैं, पूरे क्लास को पढ़ते हैं और इतना अच्छे से आकर डिस्कस करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये स्पोर्ट्स कोटे का जो आज आपका डिसीजन हुआ है इसके बारे में भी थोड़ा सा बच्चों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट कोटे के भी हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं होती है उसका सफर। एक्चुअली क्या है, ये जो इशू था, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन है ना, एक वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, हॉरिजॉन्टल है। आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल्स, बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट है वो। बट इस पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ इशू ये था कि ये अप्लाई करना चाहता था ओबीसी कैटेगरी में। नाउ द इशू वाज दैट व्हाइल फिलिंग द फॉर्म एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि सब ओटीआर प्रोफाइल से होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है यूपीपीएससी का, उससे अकॉर्डिंग होता है। तो जब उसने फॉर्म भरा, अपना ओटीआई नंबर डाला, तो वो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच हो जाती हैं। सो ही नेवर वांटेड टू अप्लाई इन स्पोर्ट्स कोटा, बट क्योंकि उसने 2023 में जब अपना ओटीआर प्रोफाइल बनाया होगा, तो उस टाइम पे ही हैड फिल्ड दैट ही इज अ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर। तो जो भी कंसीडर, सपोज देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट वेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का खिलाड़ी है तो उसको एक फायदा मिलेगा। हालांकि इस वाले एडवर्टाइजमेंट में नहीं था। तो ऑटोमेटिकली फेच अगर करता है ओटीआर, तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म वेयर सपोज सम इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर इज रिक्वायर्ड इन अ पर्टिकुलर पोस्ट, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्लेयर है उसकी डिटेल नहीं फेच होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि पोर्टल उतना एडवांस नहीं है अभी, तो उसने वो डिटेल फेच कर ली। सो स्पेशल अपील में आज उसको इतनी राहत मिल गई है, सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ रिट पिटीशन, दैट ही विल बी सिटिंग इन मेंस एग्जाम व्हिच इज टू बी हेल्ड ऑन 13, जो परसों होने वाला है। अच्छा, परसों जो होने वाला एग्जाम है उसमें उसको इतनी रियायत हो गई है कि उसको अलाउ कर दिया है कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट वाज प्लीज टू गिव हिम परमिशन कि आप प्रोविजनली एग्जाम देंगे एंड तब तक आपका एग्जाम। भावना जी, आप एचईओ का केस आपने फाइल किया है। yes, और आपको स्टे भी मिला हुआ है, तो पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आपने इस बड़े मुद्दे को चैलेंज किया और अपना कोर्ट गई, कोर्ट से न्याय मांगी और ये चीज़ हुई। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपने फॉर्म भरा होगा, अभी क्योंकि इसका प्रीलिम्स एग्जाम हुआ नहीं है, तो आपको कैसे पता चला, कैसे संज्ञान में आया कि ये अगर ये नोटिफिकेशन के माध्यम से अगर हमारा रिक्रूटमेंट होता है या एग्जाम होता है तो ये इसमें गलत हो सकता है? क्योंकि आप एग्जाम देने के पहले अभी आपका नुकसान हुआ नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्म भरा है और आप इस पूरे के पूरे उसमें जाकर के कोर्ट में अपने जो नोटिफिकेशन है उस क्लॉज को चैलेंज किया था। कैसे ये मतलब आपने ये कदम उठाया? थैंक यू सर। मैं यूपीपीसीएस और यूपीएससी की स्टूडेंट रही हूँ। तो सर मैं 2024 का भी दी हूँ पीसीएस का और आरओ का 2023। तो मैं इस चीज़ को मैं पहले से मैं इस चीज़ से प्रभावित होती आई हूँ, जैसे कि 2023 आरओ का रिज़ल्ट और उसमें ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाना। अभी जो 2024 का जो रिज़ल्ट आया है प्रीलिम्स का, उसमें भी ओबीसी की कट ऑफ यूआर की कट ऑफ से ज़्यादा गई है। तो सर ये कोई आज का मुद्दा नहीं है सिर्फ एचईओ का, ये आयोग का पिछले 5-6 सालों से 2020 से चलता आ रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि एचईओ में पहले ही क्यों चले गए, क्योंकि अगर जब हमारा हो गया है, जैसे यूपी पीसीएस 2024 की ज्वाइनिंग हो गई है और ज्वाइनिंग होने के बाद चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि एचईओ वाला सही टाइम पे बिल्कुल सर, क्योंकि जब आप उस प्रोसेस में होते हो, अभी आरओ की भी ज्वाइनिंग पे स्टे लगा है, बट जब किसी चीज़ की ज्वाइनिंग हो जाती है तो चीज़ें वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम और हमारे दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम एचईओ में जो एचईओ का क्लॉज 10 नोटिफिकेशन का है मेमोरेंडम का, या फिर सर तो उसको हम चैलेंज करें। तो उसको सर हम लोगों ने नवनीत सर के उसमें किया था और उसमें हमारे स्टे भी लगा। अच्छा, डायरेक्टली आपने कोर्ट जाने का फैसला किया? इसके पहले धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी हो सकते थे, दूसरा रास्ता मतलब पहला रास्ता ये भी हो सकता था, पहले कोर्ट को नहीं सर, तो धरना प्रदर्शन और सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से चीज़ें तो पहले लोग करते आए हैं, बट उससे कोई तरीका नहीं निकला ना सर, क्योंकि सर ये लीगल तरीके से ही केस लड़ा जा सकता है। और हम स्टूडेंट के पास सर जानते हैं बेरोजगार हैं, कुछ भी नहीं होता है, और आयोग जैसी बड़ी चीज़ों के सामने खड़ा होना, ये तो सर हमारे दोस्त और नवनीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब ये कोई फीस का समझ लीजिए, इतनी मिनिमम फीस उसमें हम शायद कर भी नहीं पाते। ये तो नवनीत भैया का सबसे ज़्यादा सहयोग है कि उन्होंने एकदम
बहुत ही कम फीस में हमारा केस ही लिया है, तो इस वजह से पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो बेरोजगार में हमारे पास पहले से पैसे नहीं है, रहने की तैयारी करने से इतने सालों से लगा हुआ है आदमी, और उसके बाद जब इतना ज़्यादा हमने सुना था कि आप लोगों का एक ग्रुप भी है, संगठन भी है, बहुत उसमें मतलब सहयोग भी मिल रहा है, ऐसा भी है क्या कि आपके लोग 5 लोग हैं सिर्फ? नहीं सर, हम जब हमारा HEO का केस हुआ है तो हमारा कोई बड़े लेवल पे ग्रुप काम नहीं कर रहा था। हमारे दोस्त हरबीर यादव सर और वीरेंद्र पाल भैया, संदीप भैया हैं, वैभव भैया हैं, कुछ लोगों ने मिलके ही हम लोग किया था, क्योंकि बड़े ग्रुप में लोगों को संगठित करना तो आसान है और उनकी जवाब देना, लोगों की अलग अलग चीज़ें, क्योंकि ये लीगल मैटर है, सब लोग समझते भी नहीं है, उसमें 20 तरीके के सवाल। तो मेरा कोई ऐसा बड़ा ग्रुप नहीं था जहाँ से हमको बहुत फंडिंग हुई कि आप केस लड़िए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं। हमारे में बस हम लोग टोटल लोग 7 लोग थे सर, और वही लोग मिलके किए थे। अभी स्टे लगा है, अब हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, और सर हम चाहते कि जो आगे के मेमोरेंडम से जितने भी, चाहे UPPCS हो रहा हो या जितने भी एग्ज़ाम UPPCS करा रहा है, उस पर किसी भी तरीके की ये चीज़ें ना हो। ओके, मतलब उसको भविष्य में खत्म इस तरह करने की के लिए मैंने, विसंगतियां- हाँ सर, ये सर HEO की सफलता के बाद हमने ये सोचा है, जिसको हमारे दोस्त लोग वीरेंद्र पाल भैया लोग लीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि सर मेरा भी मेंस भी लगा है MP का। अच्छा, तो मुझे टाइम नहीं रहता है, तो भैया लोग देख रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अब इसकी अंतिम लड़ाई तो लड़ने का वो वक्त आ गया है। चलिए ठीक है भावना जी, थैंक यू। और इस मुद्दे को आपके वकील साहब ने भी अच्छे से रखा है, वकील साहब से भी हमने पूछा। बस ये है कि आगे की तैयारी आप करते रहिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत जल्द ईश्वर करे आपको सफलता मिले, थैंक है यू ना, सो ऑफिसर मच बन के सर, पहुँचे। थैंक यू सर।